हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो माई सेल्फ जितेंद्र, हम लोग क्लासें आपके क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के 10th के एग्ज़ाम हो गए होंगे, बहुत अच्छे से आपने दिया होगा उम्मीद है। और वो रिजल्ट तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने मेहनत कैसी की है अपने 10th की क्लास में। ठीक है, तो जो हो गया अब उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो आपने लिखा होगा उसी के अनुसार आपके नंबर आ जाएँगे। अब आगे का हमारा डिसाइड होता है कि आगे हमें क्या करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th को पास करने के बाद जैसे 11th क्लास में जाएँगे, कुछ बायो में जाएँगे, कुछ मैथ में जाएँगे, तो सबकी अपनी अलग-अलग स्ट्रीम है। जिसको जो चॉइस हो आप उस सेक्शन में या उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम में जा सकते हो। जो बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी मैथ्स वाली उसमें स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो उनके लिए मैथ्स की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हमारा क्या है, समुच्चय यानी सेट्स, तो उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखो, चैनल को जॉइन भी करना है, शेयर भी करना है, और हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करना है। यूट्यूब में तो चलेंगी क्लासें अभी, और फिर हम लोग अप्रैल से क्लासें शेड्यूल करेंगे ऐप में, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। कभी ऐड आएगा, कभी आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते-देखते आप रील्स देखने लगते हो, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती हैं। तो पढ़ाई तो ऐसा है नहीं है कि आप थोड़ा-सा पढ़ लिया, थोड़ी देर रील्स देख लिया, ठीक है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई के साथ-साथ जो आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स, पीडीएफ और प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको चीज़ें हाथ में नहीं आने वाली हैं। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट, जब आप 10th क्लास में थे तो सपोज़ 10th क्लास का स्टैंडर्ड यहाँ पर है, जब आप 11th क्लास में जाएँगे तो उसका लेवल यहाँ पर है। तो 10th और 12th में, सॉरी, 10th और 11th में बहुत डिफ़रेंस है। तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको स्टार्टिंग में परेशान करेंगी, तो हमें उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है। जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं या सीखने का ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर हमें दिक्कतें आती हैं, तो उस दिक्कत का हमें सामना करना पड़ सकता है। हाँ, वो चीज़ें हैंडल हो जाएँगी सही से अगर आप लगे रहोगे। कहते नहीं है कि पकड़े रहो, लगे रहो तो कहीं न कहीं तो पहुँच जाओगे। तो बस यही है, थोड़ा-सा मोटिवेशन बनाए रखना, पकड़े रहना, लगे रहना, धीरे-धीरे चीज़ें पकड़ में आ जाएँगी। आप 10th से 11th का सिलेबस पढ़ोगे, तो 10th में आप क्या पढ़ते थे? कोई चीज़ आई उसकी थोड़ी-सी डेफ़िनिशन पढ़ लिया, यानी उसकी परिभाषा पढ़ लिया और उसमें से 1-2 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सॉल्व हो जाता था। बट 11th का क्या है, थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो थोड़ा हमें यहाँ से सब चीज़ ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। तो हमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा समझना है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेट यानी समुच्चय, तो उसको हम आओ अच्छे से पढ़ते हैं। और जो भी अगर कुछ आपको डाउट आए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें इस वाले पॉइंट में डाउट है, या जो भी हो आप मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आ जाओ। तो हमको पढ़ना है सेट यानी समुच्चय, तो पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि समुच्चय होता क्या है? जब तक हमें किसी चीज़ की डेफ़िनिशन ही नहीं पता होगी कि एक्चुअली में वो चीज़ क्या है, तो फिर हम उसके बारे में कैसे बता पाएँगे? नहीं बता पाएँगे ना। तो पहले हमें उसकी डेफ़िनिशन पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। समुच्चय क्या होता है? अभी मैं आप सिर्फ़ पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, आप सिर्फ़ इसको देखना, फिर मैं जब समझाऊँ तो फिर उसको समझना है। ज़्यादा हमें डेफ़िनिशन पे नहीं जाना है कि उसमें लिखा क्या है, क्या नहीं लिखा है। वो जो लिखा है ठीक है, मैथमेटिक्स आती है प्रैक्टिस से, और जब मैं एग्ज़ाम्पल अभी इसका कराऊँगा, समझाऊँगा, तब आपको पूरा कंसंट्रेशन इधर बोर्ड में होना चाहिए। हेलो, 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 नज़रें इधर। तो क्या गिवन है? समुच्चय। समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या होता है? वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं, एवं स्पष्ट होती हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पर? वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जहाँ पर वस्तुएं, सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं स्पष्ट होती हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, द सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, डेटा एंड नंबर्स। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? यानी सुनिश्चित और सुनिश्चित एवं स्पष्ट। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सुनिश्चित और स्पष्ट। बस अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गई पूरे समुच्चय में, तो हम पकड़ लेंगे कि वो हमारा समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो देखो, जैसे मैं क्लास में आपके गया और मैंने क्लास में बोला कि मुझे क्लास से वो सब बच्चे चाहिए जो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है? मैंने ऐसा जाके बोला। अगर मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ,
तो मेरे मतलब मेरे हिसाब या मेरे अनुसार इंटेलिजेंट बच्चे कौन होंगे? जो मैथ को जिन्हें मैथ अच्छा आता होगा या मैथ का क्वेश्चन कर पा रहा होगा, ठीक है? मेरे जाने के बाद हिंदी पढ़ाने वाले टीचर आए और जैसे ही हिंदी पढ़ाने वाले टीचर आए, उन्होंने भी बोला कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं मुझे वो चाहिए। तो उनके अनुसार इंटेलिजेंट कौन होगा? जिनको हिंदी अच्छी आ रही होगी। जिनको हिंदी अच्छी आ रही थी, वो उनके अनुसार इंटेलिजेंट हो गए और मेरे अनुसार कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हुए? जिनको मैथ आ रही थी। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो इंग्लिश वाले टीचर आते हैं और इंग्लिश वाले टीचर भी वहाँ से बच्चों को निकालते हैं आपकी ही क्लास से और वो भी उन बच्चों को निकालते हैं जो इंटेलिजेंट हैं। तो जो इंग्लिश वाले टीचर हैं, उनके अनुसार कौन इंटेलिजेंट होगा? उनके अनुसार वही बच्चा इंटेलिजेंट होगा जिनको अच्छी इंग्लिश आ रही होगी। तो एक बात बताना, मेरे अनुसार इंटेलिजेंट सेमी क्लास से कोई अलग आदमी है, यानी बहुत कुछ अलग बच्चे हैं। हिंदी वाले जब टीचर आए तो उनके अनुसार उसी सेम क्लास से आपके इंटेलिजेंट बच्चे दूसरे हो गए। जब इंग्लिश वाले सर आते हैं तो इंग्लिश वाले सर के अनुसार उसी क्लास से आपकी ही क्लास थी, इंटेलिजेंट बच्चे कोई दूसरे हो गए। तो क्या यहाँ पर अगर कोई आगे आदमी ये बोले कि इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप है, तो क्या ये वेल डिफाइन है, यानी स्पष्ट है, सुनिश्चित है? नहीं है ना। जैसे जैसे लोग चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे वो बच्चे भी चेंज हो जा रहे हैं जो इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या है, मतलब ये स्पष्ट, सुनिश्चित एवं स्पष्ट नहीं है। सुनिश्चित एवं स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हम इस टाइप की चीज को क्या बोलते हैं कि वो समुच्चय नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपको सेट्स आपकी पूरी मुट्ठी में आ जाएगा, नहीं समुच्चय आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं बोलता हूँ कि मुझे आपकी क्लास से वो बच्चे चाहिए जिनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा है। मैं क्लास में गया और आपकी क्लास में बोला मुझे वो बच्चे चाहिए सब जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है। तो सपोज 10 बच्चे थे जिनकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा थी, मैंने उनको क्लास से निकाल लिया। इंग्लिश वाले सर आते हैं, वो भी जाके यही बोलते हैं कि मुझे वो बच्चे चाहिए जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है। उसी क्लास में सब बच्चे बैठे हैं अभी भी। तो इंग्लिश वाले सर भी तो वही बच्चे निकालेंगे जो मैंने निकाला था, क्योंकि 5 फीट से जिनकी भी हाइट ज़्यादा उन्हीं को लेना है। तो मैं भी उन्हीं बच्चों को निकालना हूँ, इंग्लिश वाले सर भी उन्हीं बच्चों को निकाल रहे हैं। जब एक हिंदी वाले सर आते हैं, हिंदी वाले भी सर को भी यही बोला गया कि आप उन बच्चों को उठा करके लाओ जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है। तो बच्चे अभी भी सबके सब वहीं पर हैं। उनके अनुसार भी वही बच्चे होंगे, सिलेक्ट होंगे 5 फीट हाइट से ज़्यादा, जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा थी। तो जो मैंने सिलेक्ट किया बच्चों को, यानी जिनको मैंने उठाया वहाँ से, उनकी भी हाइट 5 फीट से ज़्यादा थी। तो मेरे लिए भी तो वही बच्चे थे जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा थी। इंग्लिश वाले सर गए, इंग्लिश वाले सर के लिए भी तो वही बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा थी। हिंदी वाले सर गए, हिंदी वाले सर के लिए भी तो वही बच्चे होंगे जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, वही बच्चे हम तीनों बच्चे, तीनों टीचर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो, डेटा हो, नंबर हो या कोई इंसान हो, इनका जो समूह होता है उसी को हम समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित है और स्पष्ट है कि हमको यही बच्चे आएंगे। तो मतलब ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? समुच्चय यानी सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं स्पष्ट होती हैं। आशा करते हैं कि आपको समुच्चय का डेफिनेशन समझ में आया होगा और अब आप ये बता पाओगे कि कौन सी चीज समुच्चय है या कौन सी चीज समुच्चय नहीं है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप उन्हें बताना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ए एक समुच्चय है। कैसा है? भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है? भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह क्या है समुच्चय? हाँ, प्रधानमंत्री तो फिक्स है ना, हमारे जितने इंडिया के हैं, प्राइम मिनिस्टर जितने इंडिया के अब तक हुए हमारे, वो तो फिक्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरे अनुसार कोई दूसरा प्रधानमंत्री है, आपके अनुसार कोई दूसरा प्रधानमंत्री है। जैसे अभी प्रेजेंट में कौन है? मोदी जी अपने पीएम हैं, तो मेरे अनुसार भी तो मोदी जी ही पीएम है, आपके अनुसार भी मोदी जी ही पीएम है, दूसरे के अनुसार भी मोदी जी ही पीएम है। तो मतलब यहाँ पर स्पष्ट है। तो फिर ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये क्या है? समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह।
अगर सम संख्याओं का समूह है तो क्या ये समुच्चय होगा या नहीं होगा? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th और 9th में सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो मेरे अनुसार भी तो सम संख्याएँ वही हैं जो आपके अनुसार हैं। क्या अलग-अलग हो रही हैं क्या? अगर मैं आया मैंने बोला सम संख्या चाहिए, आप भी बोलोगे 2, 4, 6, 8 दूसरा कोई आता है, उन्होंने बोला मुझे सम संख्याएँ चाहिए तो आप वहाँ पर भी तो यही बोलेंगे 2, 4, 6, 8 यही बोलेंगे। तो एक निश्चित है कि हाँ, वही है, ऐसा नहीं है कि लोग चेंज हुए तो चीज़ें चेंज होंगी, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पर क्या है कि सम संख्याओं का समूह है, ये भी किस कैटेगरी में चला जाएगा? समुच्चय वाली कैटेगरी में चला जाएगा, यानी ये भी क्या है? समुच्चय है। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, जैसे मैंने दूसरा लिखा कि भारत के राष्ट्रपतियों का समूह तो ये समुच्चय बनेगा या समुच्चय नहीं बनेगा? भारत के राष्ट्रपतियों का समूह, तो भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो तो फिक्स है ना कि इतने-इतने राष्ट्रपति हुए। मेरे अनुसार भी वही थे और आपके अनुसार भी वही हैं। तो ये क्या है? भारत के राष्ट्रपतियों का समूह क्या है? समुच्चय हो जाएगा। क्या यहाँ पर क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बोला आपकी क्लास में आके कि मुझे ब्यूटीफुल यानी सुंदर लड़कियों का समूह चाहिए, यानी जो यहाँ पर सुंदर लड़कियाँ हैं, उन सबको वहाँ से क्लास से बाहर से निकाल के लाओ, मुझे उनका एक ग्रुप बनाना है। तो क्या ये समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा? सोच के ज़रा बताना। समुच्चय नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जैसे मैं क्लास में गया, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सुंदर किस रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ कि जिसको मैथ अच्छा आता है, मैंने अपने रिस्पेक्ट में देखा कि हाँ, जिसको मैथ आता है तो मेरे अनुसार ये ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी सुंदर लड़की है। केमिस्ट्री वाले सर आते हैं, उनके अनुसार उनका ऑब्जर्वेशन अलग है, उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरे अनुसार ब्यूटीफुल वो लड़की है, जिसको केमिस्ट्री अच्छी आती है। तो मेरे अनुसार बच्चियाँ अलग थीं, केमिस्ट्री वाले सर के अनुसार बच्चियाँ अलग थीं। तो क्या यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स हुई क्या? सुनिश्चित और स्पष्ट हैं क्या? नहीं स्पष्ट हैं। तो जहाँ पर भी ब्यूटीफुल यानी सुंदर आ जाए, इंटेलिजेंट आ जाए, अगर ऐसा वर्ड में आ जाता है तो फिर उस टाइप के जितने भी हमारे एग्ज़ाम्पल होंगे, वो सब समुच्चय की कैटेगरी में नहीं जाएँगे, मतलब वो समुच्चय नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम्पल इसमें देखते हैं हम। जैसे मैंने आपको यहाँ से ये बोला कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समूह, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समूह, विषम संख्याओं का समूह, क्या ये समुच्चय है या नहीं है, मुझे ये बताओ पहले। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समूह, जो प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं वो तो फिक्स है ना, कौन कौन सी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे आएंगी। तो जितनी भी हमारी विषम संख्याएं हैं क्या वो फिक्स हैं? 10 फिक्स हैं, मेरे अनुसार भी वही हैं, आपके अनुसार भी वही हैं और दूसरे के अनुसार भी वही हैं। तो फिर हमारा ये क्या बनेगा? ये हमारा समुच्चय की कैटेगरी में जाएगा, मतलब ये हमारा समुच्चय है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? आशा करते हैं आपको समुच्चय को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं। समुच्चय को कैसे लिखते हैं? समुच्चय को कैसे लिखते हैं? अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में गिवन है तो वहां पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चय के अवयव, किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है, यानी किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, फिर देखते हैं। जैसे मैंने एक समुच्चय लिखा ए, जब समुच्चय को हम लिखते हैं तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समूह, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी 10 बनेगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तो हो गई ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हमारी क्या है? प्रथम 10 विषम संख्याएं। देखो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। तो हमारे समुच्चय के लिखने का ये तरीका होता है कि अगर हमें कोई समुच्चय लिखना है तो पहले हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे,
इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट। मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी यहाँ पर हम चीजें लिखेंगे उन्हें कॉमा लगा के लिखेंगे। क्लियर है? ये समुच्चय को लिखने का तरीका होता है कि समुच्चय को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समुच्चय को लिखने के लिए जैसे मैंने समुच्चय ए नाम दिया, तो किसी समुच्चय को कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि स्मॉल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब देखो, ये तो हमने सीख लिया कि समुच्चय को हम लोग लिखते कैसे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समुच्चय को कैसे लिखते हैं? उसमें ब्रैकेट लगाते हैं, कौन सा? मंझला वाला ब्रैकेट। और उस ब्रैकेट के बाद फिर हम उसके एलिमेंट जो होते हैं हम ऐसे लिखते हैं और कॉमा लगा के लिखते हैं। अब नेक्स्ट आता है इस वाली स्लाइड में, आप देखो, समुच्चय की अवयव। किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा एक समुच्चय ए, क्या लिखा यहाँ पर? एक समुच्चय मैंने लिखा ए, समुच्चय लिखा ए, और ए में अवयव हैं मेरे 1 2 3 4 5 ए कॉमा बी। ऐसा मेरे पास एक समुच्चय है। समुच्चय को तो ऐसे ही लिखते हैं मंझले वाले ब्रैकेट के अंदर, और जो भी चीजें होती हैं कॉमा लगा के लिखते हैं। इनमें से ये जो चीजें लिखी हैं इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? अवयव। ये क्या है? एक अवयव है, इसको क्या बोलते हैं? अवयव। ये भी क्या है? ये भी अवयव है। तो समुच्चय के अंदर जो लिखी रहती हैं जो चीजें, उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? अवयव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब हमारे क्या हैं? अवयव हों। इन्हीं को हम बोलते हैं इंग्लिश में, समुच्चय के अवयव को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट के अवयव यानी समुच्चय के अवयव। तो देखो यहाँ पर वही तो लिखा है, किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। समुच्चय तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है, संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, वस्तुओं का समुच्चय हो सकता है, इंसानों का समुच्चय हो सकता है। जैसे अभी मान लो भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह, इंसान है वहां पर, इंसानों का समूह हो गया। तो जो भी उस समुच्चय के अंदर लिखे होंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ये भी अवयव है, 2 भी अवयव है, 3 भी अवयव है, 4 भी अवयव है, 5 भी है, ए भी है, बी भी है। इन सबको क्या बोलते हैं? समुच्चय के अवयव। क्लियर है? जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, और एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये लिखा ए इज इक्वल टू एक, ये भी एक सेट समुच्चय है, और इस समुच्चय के अंदर मैंने लिख दिया कि ए बी 100 200। अगर ऐसा लिखा है तो इस समुच्चय के अवयव कौन कौन से बनेंगे? क्या क्या बनेंगे? इस समुच्चय के अवयव अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं? समुच्चय ए के अवयव ए है, बी भी है, 100 भी है और 200 भी है। समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? ए भी है, बी भी है, 100 भी है और 200 भी है। यानी इस समुच्चय यानी सेट के अंदर जो जो चीजें लिखी होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर वाला जो हमारा समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 7। और नीचे वाले में अवयवों की संख्या कितनी है? 4। तो क्या आपको ये समझ में आया कि हम लोग समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, उनकी गिनती कैसे करते हैं और समुच्चय कैसे लिखते हैं? और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक लिखा सेट लिखा मैंने एक बी, और बी में मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि 2 4 6 8। तो यहाँ पर कितने अवयव हैं? 4 हैं। तो अवयवों की संख्या क्या आएगी? अवयवों की संख्या इस सेट में अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। जब अवयवों की संख्या 4 है तो हम लोग इसको, ये तो हम लोग ऐसे बोल दिया लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं कि n ऑफ b, मतलब ऐसा लिखते हैं स्मॉल n और ऐसा b, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब होता है, यहाँ पर आया 4, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट b। अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। तो हम मैथमेटिक्स में इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखा, सपोज एक ए सेट है और इस सेट में मैंने लिखा यहाँ से x y z 1 2 3, और यहाँ पे लिख दिया रोहन। ऐसा एक सेट है, कुछ ऐसा बन रहा है सेट। x है, y है, z है 1 2 3 और रोहन।
मैंने इसमें पूछा कि यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है। क्या पूछा? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो कितने यहाँ पर अवयव हैं टोटल मेरे पास? आप गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। अवयवों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 7। तो इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं कि n ऑफ a इज इक्वल टू 7। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? n ऑफ a इज इक्वल टू 7। तो हमको सेट लिखना आ गया। सेट कैसे लिखते हैं? इस वाले ब्रैकेट के अंदर, मंझले ब्रैकेट के अंदर, और जो भी हमारे तत्व होते हैं यानी अवयव होते हैं उनको कॉमा लगा करके लिखते हैं, और जो भी इस टाइप का बनेगा हम उसको क्या बोलते हैं? सेट। तो अवयवों की संख्या क्या होती है? किसी सेट में जितने भी अवयव यानी जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उन सब की काउंटिंग कर लेते हैं यानी गिनती कर लेते हैं, तो वहां से हमें मिल जाता है कि अवयवों की संख्या कितनी है? 7। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आएगा समुच्चय का संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं। ये कि हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको कि समुच्चय को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बी, बी क्या है? समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ए क्या है? समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पर ये क्या है? ए, ये भी समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आप किसी चीज का समुच्चय लिखेंगे तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। अवयव जो होते हैं, अवयव को हम कैसे लिखते हैं? अवयव को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं। और मैं यहाँ पर चीजें ऐड करता हूं, तथा समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये क्लियर है? जो हमारे समुच्चय के अवयव होंगे उनको कैसे लिखेंगे? हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और समुच्चय को किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्लियर है? आ जाओ, तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं तो आप उसको बताइएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक सेट है सी, और सी में मैंने एलिमेंट लिखा ए बी सी 1 2 3। दूसरा यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्मॉल ए इज इक्वल टू ए बी डी। इनमें कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है जो हम लोगों ने माना? पहले क्या करना है? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय सी, यहाँ पर समुच्चय ए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? समुच्चय को छोटे से लिख रहे हैं, तो मतलब ये चीज तो गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। एलिमेंट को हमने बड़े अक्षरों से लिख दिया, बट एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? छोटे अक्षर से लिखते हैं। तो ये भी यहाँ पे चीज गलत है। यहाँ पर देखो, जो सेट है हमारा समुच्चय, उसको हम बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया सी से, और जो उसके अंदर के एलिमेंट हैं उनको छोटे अक्षरों से लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। तो मतलब ये हमारा क्या है? ठीक है। बस ये सिंपल सा एक बताना था कि हम लोग लिखते कैसे हैं, बाकी उसको मैंने पीछे आपको सिखा ही दिया है। क्लियर है? ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय को लिखने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। समुच्चय को लिखने के लिए हमारे पास क्या है? दो विधियां हैं। एक है रोस्टर विधि, और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड यानी समुच्चय निर्माण विधि। और इस वाली विधि को हम क्या बोलते हैं? तालिका विधि। हमारे पास दो ही मेथड हैं लिखने के। कौन कौन से? रोस्टर मेथड और समुच्चय निर्माण विधि। इसके पहले हम थोड़ा सा और एक चीज समझ लेते हैं, तब इसको पढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ पर हम आपको ये सिखाने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक सेट, मैंने लिखा ए, और इस सेट के सपोज एलिमेंट थे 1 2 3 ए कॉमा बी। मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा 1 2 3 ए कॉमा बी। तो मैं आपसे एक अगर चीज पूछूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, यानी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। ये तो आप बहुत अच्छे से बता लोगे कि यहाँ पर संख्या अवयवों की कितनी है? 5 है। इसका मतलब क्या होता है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ये हमारा जो एक चिन्ह होता है ऐसे इसको बनाते हैं, इसको बनते हैं बिलोंग्स टू। ऐसे ही आपको रीड करना है, बिलोंग्स टू। हिंदी में इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि संबंधित है, ऐसे पढ़ते हैं कि एक्स संबंधित है ऐसे। तो बिलोंग्स टू ये वर्ड आप लोग अगर हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में
सब में हम लोग इसी को यही पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट मेरे पास 1 है, दूसरा 2 है, फिर 3 है, फिर ए है, तो बी है, तो क्या मैं लिखूंगा कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। जो 1 वाला एलिमेंट है वो सेट ए में है, इसको क्या पढ़ते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए। इसको हम क्या रीड करते हैं, इस सेट जो ए है मेरा, ए सेट ए का एलिमेंट है। क्या इसको पढ़ते हैं हिंदी में से क्या पढ़ते हैं कि 1 समुच्चय, 1 समुच्चय ए का अवयव है, 1 समुच्चय ए का अवयव है। इसका मीनिंग ये होता है, 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब 1 समुच्चय ए का अवयव है। इसको हम ये रीड करते हैं। क्या 2 इसका अवयव है, हाँ, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, कि जो मेरे पास 2 है वो सेट ए से संबंधित है, यानी समुच्चय ए में 2 वाला एलिमेंट है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं कि ए बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास ए है, स्मॉल ए, इसी वाले सेट में तो है, तो इससे क्या है, संबंधित है। क्लियर है। फिर यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा कि 3 बिलोंग्स टू ए, ई का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है, ऐसे करके उसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। तो क्या 3, इसका मतलब क्या होगा कि 3 सेट ए का एलिमेंट है, यानी 3 समुच्चय ए का अवयव है। क्या 3 समुच्चय ए में है, हाँ है, तो मतलब ये चीज क्या है, सही है। यहाँ पर ये वाली भी चीज क्या है, सही है, ये वाली भी चीज क्या है, सही है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है क्या, यानी 4 है जो समुच्चय ए का अवयव है। देखो समुच्चय ए में कहीं पर भी 4 है क्या, नहीं है ना 4, तो ये चीज तो गलत हो गई। अगर ये चीज गलत हो गई तो हम इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं कि 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, ए लिखते हैं और ऐसे क्रॉस कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब हाँ 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ये इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि 5 समुच्चय 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ए का अवयव नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है, तो हाँ 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं, देख लो यहाँ पर अवयव है क्या, नहीं है अवयव। समझ में आ गया। जिसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर क्या क्या सीखा, समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, समुच्चय हमारा क्या होता है, उन अवयवों या इस वस्तुओं, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या संख्या हो, उनका ऐसा समूह होता है जो सुनिश्चित एवं स्पष्ट होती हैं। ऐसी चीजों के समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्लियर है। फिर दूसरा आता है, यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया कि समुच्चय को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी इसको लिखते कैसे हैं। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, जो किसी समुच्चय में जो जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उन सबको हम अवयव कहते हैं। उनकी संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या, जैसे यहाँ पर 4 है तो लिखते हैं n ऑफ b। इसका मतलब होता है, आप वहाँ पर ये सब मत लिखना कि अवयव 4 हैं, हम n ऑफ b, इसका मीनिंग यही होता है कि समुच्चय b में अवयवों की संख्या 4 है। आप ऐसा स्टैंडर्ड, अभी आप अगर 11 से सब कुछ पढ़ के चलेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा, सेट चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होता है, बट मैं आपको हार्ड फील नहीं होने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे और प्रॉपर लेक्चर को देखेंगे तब। ऐसा नहीं कि आज आपने देखा और छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, फिर तो देखो समझ में आने वाला नहीं है। अगर कोई मूवी चल रही होती है, अगर आप बीच में पहुंच जाते हैं तो आपको मूवी भी नहीं समझ में आती है, तो फिर ये तो मैथमेटिक्स है, इतनी ईजी भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, कि आपको समझ में आ जाएगी आप अगर बीच से आते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर हमारे साथ बने हैं तो 100% आपको समझ में आएगी, इस बात की मेरी गारंटी। आप पढ़ के देखिए, आपको मजा आएगा। अवयवों की संख्या कितनी आई यहाँ पे 4। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, संकेतन। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और जो उसके अवयव होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों से अंग्रेजी वर्णमाला के लिखते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि कोई अगर एलिमेंट यानी कोई अवयव उस सेट का है या नहीं है, उसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं बिलोंग्स टू। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। ये क्या है मेरी चीज, इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। बिलोंग्स टू, ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू,
इसको हम ये रीड करते हैं बिलोंग्स टू। क्लियर है? फिर यहाँ से हम पढ़ते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को लिखने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। इसको लिखते हो तालिका विधि यानी रोस्टर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। देखो ये क्या होते हैं, मैं आपको यहीं पर लिख दे रहा हूं। यहाँ पर हम समुच्चय में अवयवों को इस वाले ब्रैकेट के अंदर, ये सिर्फ इसके लिए बातें चल रही हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं, कॉमा लगा के लिख देते हैं। बस सिंपल से इतना हमें करना होगा। वो तो हम तो पहले ही कर रहे थे, बस उसने बताया है कि इस वाली विधि को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तालिका विधि या रोस्टर मेथड। ये तो हम पहले भी कर रहे थे। देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो भी हम सेट लिख रहे थे तो उसमें जो अवयव होते हैं उनको कॉमा लगा के तो लिख रहे थे। तो ये हमारा किस मेथड में लिखा है, रोस्टर मेथड में लिखा है। बस वहां पर बताया है लिख के कि हाँ ये हमारा रोस्टर मेथड होता है। यहाँ पर क्या होता है दूसरा, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, इस वाले मेथड में हम जो भी चीजें होती हैं उनको मैथमेटिक्स यानी गणित, जो अपनी मैथमेटिक्स है, मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि ये चीज क्या है। देखो मैं आपको एग्जांपल से एक समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक कैसे, जैसे इसके लिए आप एग्जांपल समझना। मैंने यहाँ पर एक लिखा सेट ए, और सेट ए में मैंने एलिमेंट लिखा 2, 4 और 6, ऐसा लिख दिया। तो ये अभी किस मेथड में लिखा है, अभी आप इसको समझो, इसको हटाओ। ये किस मेथड में लिखा है, ये हमारा लिखा है रोस्टर मेथड यानी तालिका विधि। किसमें लिखा है, तालिका विधि, उसी में तो लिखा है तालिका विधि। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेट में जो अवयव होते हैं उनको बस कॉमा लगा के अलग लिख देते हैं। तो ये तो हमारी क्या है, तालिका विधि है। अब इसको मुझे लिखना है जैसे रोस्टर मेथड यानी सेट बिल्डर मेथड यानी समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम लॉजिक लिखेंगे कि ए ऐसा है, एक्स सच दैट, इसको क्या रीड करते हैं, सच दैट। मैं आपको भी बता दूंगा सब। ब्रैकेट लगाया, समुच्चय ए था तो यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर लिखा एक्स यानी सेट समुच्चय ए में एक्स के अवयव आएंगे और एक्स इस टाइप का है। इसको दो यहाँ पर ऐसे आप बिंदी लगाएंगे, इसको रीड करते हैं हम सच दैट यानी इस प्रकार है, एक्स सच दैट एक्स प्रथम तीन सम संख्याएं, प्रथम तीन सम संख्याएं, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्रथम तीन सम संख्याएं हैं। ये लॉजिक ही तो मैंने दिया ना, यहाँ पर तो मैंने कोई एलिमेंट तो नहीं लिखा यानी कोई अवयव तो नहीं लिखा, मैंने एक लॉजिक दिया कि जैसे मैंने बोला कि प्रथम 10 संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने लॉजिक दिया ना कि प्रथम 10 संख्याएं। मैंने तो आपको ये नहीं दिया लिख करके, तो नहीं यहाँ पर दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो ये क्या हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ पर हम लॉजिक देते हैं, जो कोई फॉर्मूला लिखते हैं मैथ का, या और भी कोई चीज़ हम कंडीशन लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा कि ए बी से बड़ा हो, ऐसा हमें एक सेट बना के दो। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम इस वाले को क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है समुच्चय निर्माण विधि। ये कौन सा है, समुच्चय निर्माण विधि, मतलब ये इस वाले मेथड को रिप्रेजेंट करेगा। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स प्रथम तीन सम संख्याएं हैं। तो प्रथम तीन सम संख्याएं आपको पता होगा कि 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी हम आगे और समझते हैं तो समझ में। देखो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस वाले में कोई दिक्कत है क्या, रोस्टर या तालिका विधि वाले में? आई होप इसमें आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमारा वही होता है कि सेट है, यहाँ पे समुच्चय, और उस समुच्चय को सिंपली जो इसके अंदर के अवयव होते हैं बस उनको कॉमा लगा के लिख देते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन जो आती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि हमें लॉजिक को सोचना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा भी। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा
मैंने यहाँ पे लिखा कि a इज इक्वल टू x सच दैट x प्रथम 3 विषम संख्याएं, प्रथम 3 विषम संख्याएं। मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये किस विधि में लिखा है? कौन सी विधि है ये है मेरी समुच्चय निर्माण विधि। वही तो है। ये कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि यानी इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, लॉजिक दिया गया या कोई फार्मूला दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, एक हमें लॉजिक दिया गया है कि जो ए समुच्चय है इसको कैसे रीड करते हैं। ए समुच्चय ए इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग रीड करते हैं सच दैट। क्या रीड करते हैं? सच दैट, यानी इस प्रकार है कि एक्स प्रथम 3 विषम संख्याएं हैं। तो फिर अगर हम इसको यहाँ पर ऐसा सेट में लिखना चाहें तो सेट में क्या लिखेंगे? प्रथम 3 विषम संख्याएं 1, 3 और 5। अब हमने सेट को ये लिख दिया, यानी समुच्चय ए को हमने ये लिखा। तो ये किस मेथड में लिखा है, यानी किस विधि में लिखा है? इसको हम बोलते हैं तालिका विधि। तालिका विधि। क्या ये क्लियर हो रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? तालिका विधि। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो कभी कभी आपको एग्जाम में कैसे आएगा, समुच्चय निर्माण विधि में कोई चीज लिखी होगी और बोलेगा उसको तालिका विधि में लिखो। कभी तालिका विधि में लिख के देगा, बोलेगा कि इसका समुच्चय निर्माण विधि में लिखो। इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, तालिका विधि, रोस्टर मेथड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कभी तालिका में देगा तो आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, कभी समुच्चय निर्माण विधि में देगा तो आपको तालिका विधि में लिखना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, पहले आप इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से मेरे पास क्वेश्चन है और उनको करना कैसे है। कभी तालिका विधि में देगा तो कभी हमें वो किस विधि में देगा? समुच्चय निर्माण विधि में देगा। तो हमें दोनों का सीखना है कि हम लिखते उसको किस प्रकार से हैं। जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप इसको एक बार लिखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो फिर हो जाएंगी चीज़ें, समझ में आ जाएंगी। हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ के साथ हमको प्रैक्टिस भी करना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और धीरे धीरे फिर आप भूल जाओगे। हमें कम कम पढ़ना है बट अच्छा पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा, सेट बी इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। ऐसा मैंने एक बी लिख दिया है। तो बताओ ये किस विधि में लिखा है? तालिका विधि में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है? ये किस विधि में लिखा है? तालिका विधि में लिखा है। तालिका विधि में क्या होता है कि जो हमारे अवयव होते हैं उनको हम कॉमा लगा के लिख देते हैं। ये किस विधि में? हमारा तालिका विधि में है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको यहाँ से ये बोला कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है बी और बी इक्वल टू मैंने ऐसा लिखा कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स एक क्या है? अभाज्य संख्या। एक्स एक अभाज्य संख्या है तथा एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू 17। मैंने कुछ ऐसा लिखा, सेट एक बी है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है तथा एक्स लेस देन आर इक्वल टू 17 है। तो फिर ये किस मेथड में लिखा है हमारा? ये किस मेथड में लिखा है? ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो कौन सी चीज समुच्चय निर्माण विधि में लिखी है और कौन सी चीज तालिका विधि में लिखी है, यानी रोस्टर मेथड में लिखा है, ये सब चीजें आपको क्या क्लियर हो रही हैं? ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे अभी यहाँ पर लिखा कि b इज इक्वल टू, अभी हमने यही वाला तो सेट लिखा था यहाँ पे, कौन सा? ये वाला। b इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। समझने का थोड़ा ट्राई करना। तो b इज इक्वल टू क्या लिखा है? 1, 4, 9, 1, 4, 9,
16, 25। ये तो लिखा तो तालिका विधि में यानी रोस्टर मेथड में, मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको मुझे लिख के दो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या मतलब, मुझे लॉजिक लिखना है कि एक्चुअली में है क्या। तो देखो ये 1 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो आगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाओ, x सच दैट, ये तो x ही लिखा है, b इज इक्वल टू x सच दैट। तो क्या ये नंबर लिखा है, किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि x का स्क्वायर है। यहाँ तक तो क्लियर है कि b इज इक्वल टू ब्रैकेट x स्क्वायर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर है, सच दैट मतलब इस प्रकार। अब ये बताओ कि x क्या है, ये किसका स्क्वायर है, 1 का, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ऐसे स्क्वायर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या ये लॉजिक सही है? b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी नेचुरल नंबर की 1 से, जो गिनती करने के काम आती है संख्याएं, काउंटिंग नंबर, उन्हीं को तो हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। आपने 10th क्लास में 9th में पढ़ा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उन सब का स्क्वायर ही लिखा है। तो ये हमने किस विधि में लिख दिया, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है, समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल ये वाला दिया था, कौन सा, कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तथा x लेस देन आर इक्वल टू 17। x एक अभाज्य संख्या है और वो 17 है या तो 17 से कम है, ऐसा लॉजिक दिया। तो किस विधि में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में, और इसे मुझे तालिका विधि में लिखना है। तो देखो अगर तालिका विधि में लिखना है तो क्या लिखा, कि अगर यहाँ से है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, और क्या है कि x लेस देन आर इक्वल टू 17, यानी x का वैल्यू 17 के बराबर है तो फिर 17 से कम है। तो क्या मिलेगा, ये किस विधि में लिखा है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, और ये मुझे तालिका विधि में लिखना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके कि दो ही गुणनखंड हो, एक तो उसका एक हो गुणनखंड और उसका एक वो खुद हो, वो नंबर हो। जैसे आ गया दो एक कैसी अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसके गुणनखंड क्या है, एक है और दूसरा 2 है, यानी 2 नंबर से ही सिर्फ वो डिवाइड हो रहा होगा, विभाजित हो रहा होगा। एक तो 1 से विभाजित होगा और दूसरा 2 से विभाजित होगा। क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो आ जाओ, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 17 से कम है, तो क्या मिलेगी, 2 आएगा, 3 आएगा। क्या 4 होगा, क्या नहीं होगा 4, क्योंकि 4 किससे किससे विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, 3 नंबर से विभाजित हो गया। और अभाज्य के लिए चाहिए क्या, सिर्फ 2 ही नंबर से विभाजित होना चाहिए। तो 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, फिर आएगा 11, 13, क्या 15 होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17। तो ये हम लोग किस विधि में इसको लिख दिए, तालिका विधि यानी रोस्टर मेथड में लिख दिया, और ये किस में गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप आज क्या क्या सीखा आपने, आज आपने ये सीखा समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल लेटर से यानी स्मॉल अक्षर से लिखते हैं। समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, जो जो उसमें चीजें प्रेजेंट होती हैं समुच्चय के अंदर, तो उन अवयवों को अगर हम गिनती कर लें उन्हीं को हम अवयवों की संख्या बोलते हैं समुच्चय में, और इनको लिखते हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, जो भी हमारा लिखा होगा, ठीक है। दूसरा आता है बिलोंग्स टू, कि कोई अगर अवयव उस सेट में उस समुच्चय में है तो उसको लिखते हैं एक्स, या जैसे 2 आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, जैसे 2 था, जैसे यहाँ पे 3 आया सपोज, तो क्या लिखते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए,
क्लियर है यहाँ पर। फिर हमने ये बताया कि समुच्चय को लिखने के तरीके कितने हैं। मेरे पास 2 तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं रोस्टर मेथड यानी तालिका विधि, दूसरों को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर विधि में क्या करते हैं यानी तालिका विधि में हम अवयवों को लिखते हैं और उन्हें कॉमा लगा के लिख देते हैं। हम यहाँ पर हम समुच्चय में अवयवों को इस वाले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं, और जो मेरा समुच्चय निर्माण विधि यानी जो मेरा सेट बिल्डर मेथड होता है, वहाँ पर क्या करते हैं हम अवयवों को लिखते नहीं है, वहाँ पर एक लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक में कुछ भी हो सकता है, कोई फार्मूला हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को लिखते हैं। तो आई होप आज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय क्या है, समुच्चय में अवयव क्या होते हैं, अवयवों की संख्या को कैसे लिखते हैं, कोई अगर उसमें तत्व या अवयव प्रेजेंट है तो वो बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको कैसे लिखते हैं, और समुच्चय को लिखने की हमारे पास कितनी विधियाँ हैं, हमने ये आज यहाँ तक डिस्कस कर लिया। कल हम इन्हीं सब की क्वेश्चंस को करेंगे, और जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अगर आप बता पाओ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि अभी वो काम आने वाला है इसलिए पूछ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर मैंने लिखा कि 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसको ऐसे ही रीड करते हैं, पढ़ते हैं, बताओ ये सही है या गलत है कि 1 1 से बड़ा है या बराबर है। इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं कि 1 बड़ा या बराबर है 1 से, क्या ये सही है। तो देखो 1 से तो बड़ा नहीं होगा, ऊपर वाली चीज तो गलत है, बट नीचे वाली चीज सही है ना, बराबर का चिन्ह लगा है। तो अगर 2 में से कोई एक भी चीज हमें सही मिल जाती है तो इसका मतलब होता है ये वाली चीज हमारी क्या है, करेक्ट है। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा कि 1 ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा है, क्या ये सही है, नहीं गलत है। क्लियर है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा कि 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्या ये सही है कि 2 से बड़ा है या बराबर है। ये वाला तो देखो गलत है ऊपर कि बड़ा तो नहीं है, बट ये तो सही है कि बराबर है। अगर एक भी चीज सही हो जाती है तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, सही है। ठीक है, मेरा इसका पीछे मोटिव क्या था समझाने का, आप देखो। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर रहे थे, जैसे मैंने ये बोल दिया कि x ग्रेटर देन 2 है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये बोला कि x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। x का वैल्यू 2 से बड़ा है बट 5 से छोटा है। अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है तो क्या आएगा, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो मतलब x इक्वल टू कितना है, 3, 4 प्राकृतिक संख्याओं की जगह हम बात करें तो देखो 2 से तो बड़ा चाहिए प्राकृतिक संख्या तो 3 आएगा, और 5 से छोटा चाहिए तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा होता कि x ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी x ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी प्राकृतिक संख्या मुझे यहाँ पे लिखना है कि 2 से तो बड़ी है तो एक तो 3 आएगा और एक तो 4 आएगा x का। क्या 5 आएगा, आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, इक्वल का चिन्ह लगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 भी मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे लगा था कि x लेस देन आर इक्वल टू 17, यानी 17 से तो कम होना चाहिए, 17 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 17 लिया, और 17 हमारा अभाज्य भी था। ये क्लियर है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब चीज़ें यहाँ समझ में आई होंगी। पढ़ना इसको, पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक उठाना, जब हम आज और रुक जाना, कल जब हम क्वेश्चन कर लेंगे आप कोई भी बुक उठा लेना। एनसीईआरटी में तो आपकी कुछ ज़्यादा है नहीं है, वो तो आप बस 3 से 4 लेक्चर पढ़ो, एनसीईआरटी तो खत्म हो जाएगी। इतना हम आपको लेवल का पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के लिए आपको कभी भी परेशान नहीं होना, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। और भी अगर आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल की आती है, आप उसको ले लो, ठीक है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है वो भी। और जितने भी आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है उसको तब करना है जब हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन भी करना है, जो आपके फ्रेंड्स पढ़ना चाहते हैं उनको बताना भी है, शेयर भी करना है ताकि उन तक जानकारी पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।